सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज की हमारी अतिथि हैं डॉक्टर गुंजन। डॉक्टर गुंजन अनेक पत्र पत्रिकाओं में लिखती रही हैं। इनके शोध पत्र बहुत सारे जर्नल्स में छपे हुए हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इन्होंने अपने शोध पत्र का वाचन किया है। इनका वार्ता और इनका काव्य लेखन, इनका कथा लेखन इत्यादि बहुत प्रकार के कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित हो चुके हैं और निरंतर कविता, कथा, आलोचना इन तीनों विधाओं में अनवरत रूप से सक्रिय हैं, निरंतर लिख रही हैं। और अभी बिल्कुल हाल में ही इनकी एक आलोचनात्मक पुस्तक आई है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की परंपरा दृष्टि। तो इस पुस्तक के लिए भी हम डॉक्टर गुंजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारी बधाई देते हैं। और आज का जो विषय है वो है लैंगिक समानता के प्रश्न, क्योंकि समाज में जिस तरह से हम लोग लैंगिक असमानता देखते हैं और लैंगिक समानता की हम कोशिशें कर रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर गुंजन लैंगिक समानता के प्रश्नों को किस प्रकार देखती हैं, इस विषय पर आज डॉक्टर गुंजन अपना वक्तव्य हमारे बीच रखेंगी। डॉक्टर गुंजन, आपका बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। सबसे पहले तो आपको और विभा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं एक ऐसा महिला मंच चलाने के लिए जिसमें महिलाओं की समस्याएं, उनसे जुड़े हुए गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है और बहुत सारी साहित्यिक चर्चाएं भी यहाँ होती हैं। और बहुत गर्व की मुझे अनुभूति हो रही है कि आज यहाँ पर आपने मुझे भी अवसर दिया कि मैं लैंगिक समानता के प्रश्न पर अपनी बात रख सकूं। लैंगिक असमानता के प्रश्न को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लैंगिक असमानता है क्या। लैंगिक असमानता यानी लिंग के आधार पर असमान व्यवहार। अब समझने वाली बात ये है कि यदि लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री में शारीरिक रूप से अंतर हैं, लेकिन उन अंतरों को बढ़ा करके स्त्री को समाज में दोयम दर्जा देने का यहाँ पर मुद्दा है कि उसको दूसरा स्थान, उसको हाशिए पर जो धकेलने की प्रवृत्ति समाज की रही है, वहां कौन कौन से गंभीर प्रश्न उठते हैं और किसके साथ हमें समायोजन करना है, किसके प्रति हमें विद्रोह करना है। पूरी स्थिति को यदि हम समझने का प्रयास करें तो बहुत सारे विचारकों ने ये कहा कि पहले मात्र सत्तात्मक प्रथा थी, स्त्रियां इतनी कमजोर विवश नहीं थी। लेकिन गोपा जोशी बहुत विस्तार से अपनी पुस्तक में लैंगिक समानता के प्रश्न को उठाते हुए, इतिहास की चर्चा करते हुए ये लिखती हैं कि ऐसा नहीं है, ये मिथकीय अवधारणा है। जैसे ही मनुष्य का खाना बदोशी जीवन समाप्त हुआ और उसने कबीले बनाने शुरू किए, तो स्त्रियों के पास जो उत्तरदायित्व आया वो घर का था, संतानों को पालने का था, क्योंकि मासिक धर्म, प्रसव, गर्भधारण ऐसी प्राकृतिक चीजें थी जिन्हें उनकी दुर्बलता समझ लिया गया। पुरुषों को जो उत्तरदायित्व मिला वो कबीलों की सुरक्षा का था, जिसको वो अपने प्राण देकर भी निभाते थे। फिर आविष्कार भी होने शुरू हुए और धीरे धीरे पुरुष समाज की ताकत बढ़ती चली गई। पुरुष की शक्ति बढ़ने, पुरुष जो कार्य कर रहे थे उनका बड़ा महत्व था, इसलिए उनकी शक्ति भी बढ़ी, उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। लेकिन स्त्रियों को जो कार्य दिए गए, यद्यपि उसी से पूरे समाज की संतति चल रही थी, पूरी पारिवारिक व्यवस्था चल रही थी, यहाँ तक कि कृषि में भी स्त्रियां कार्य कर रही थी, वो व्यवस्था भी चल रही थी, पर उनको वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा वहां प्राप्त नहीं हुई जो पुरुषों को प्राप्त हो रही थी। और धीरे धीरे पुरुषों का उन पर स्वामित्व बनता गया, उनका पोजीशन बनती गई स्त्रियां। इसलिए एक जो पुरुष है वो एक से अधिक स्त्रियां भी रखने लगा। तो स्त्रियों की शक्ति, स्त्रियों की प्रतिष्ठा धीरे धीरे इस जो ये असमानता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। बहुत इतिहास में इसमें बहुत संघर्ष हुआ, हम बहुत सारी विद्वान स्त्रियों को भी जानते हैं, लेकिन बोलने पर स्त्रियों के व्यवहार पर सदा ही प्रश्न चिन्ह लगते गए। हमारे जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो चारों पुरुषार्थ का कर्ता पुरुष था। स्त्री उसके लिए केवल एक साधन थी, या इसके विपरीत यदि स्त्री को माना गया तो उसके कामिनी रूप को लिया गया, तो वो इन 4 पुरुषार्थों को साधने में इसमें से 2 पुरुषार्थों में बाधा थी। तो स्त्री को वो सम्मान नहीं समाज ने दिया जिसकी वो अधिकारी थी।
अब यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रश्न को देखें तो सबसे पहले मैं सिमोन द बोवार का नाम लूंगी, जिनकी पुस्तक उन 2 भागों में 1949 में आई, द सेकंड सेक्स। उन्होंने वहां जो बात कही और उन्होंने जो एक शब्द प्रयोग किया, द अदर, जिसको प्रभा खेतान ने अन्य कहा है अपने अनुवाद में। उन्होंने पूरी पुस्तक का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता नाम से किया और वहां अन्य शब्द वो प्रयोग कर रही हैं, जिस पर उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, अन्य से अनन्या तक। तो उसमें उन्होंने स्त्री के संघर्ष को बहुत विस्तार से वो लिखती हैं और वो संघर्ष उनका अपना संघर्ष था। तो वहां हम जो उनका जो टर्म है द अदर, वो यही बताता है कि स्त्री को समाज में हमेशा पुरुष का पूरक समझा गया। स्त्री को जो भी अधिकार दिए गए, स्त्री को चाहे देवी के रूप में गढ़ा गया, लेकिन देवी की वो प्रतिमा भी पुरुष ने अपनी सुविधाओं के अनुसार ही गढ़ी थी। स्त्री को उसके मन के अनुसार एक मानवीय दर्जा देते हुए, एक मानवी के रूप में उसकी पूरी चेतना के साथ उसको प्रतिष्ठित नहीं किया गया। यदि आज के प्रश्नों को हम देखें, जबकि स्त्री शिक्षित भी हो रही है, काम भी कर रही है, तो इन प्रश्नों का स्वरूप अवश्य थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन बहुत अंतर नहीं आया है। पहले हमारे पास स्त्री को लेकर दूसरी समस्याएं थी, जैसे बाल विवाह की समस्या थी, सती प्रथा की समस्या थी और विधवाओं के पुनर्विवाह कराने की समस्या थी। उन समस्याओं को लेकर हम निरंतर जूझते रहे, बहुत समाज सुधारकों ने कार्य किया, हम वहां से बाहर आए तो नारी चेतना तो आई, स्त्रियों को शिक्षित किया जाए, स्त्रियां परिवार को सुशिक्षित रखें, स्त्रियां परिवार की व्यवस्था अच्छी बना सकें, स्त्रियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, इस पर भी बल दिया गया। लेकिन अभी यदि आप देखें तो जो कर्ता रूप वो चाह रही थी वो नहीं मिला। जैसे मैं आपको 2 पंक्तियां उद्धृत करती हूँ कामायनी से। जब श्रद्धा का परित्याग करके मनु चल देते हैं इड़ा सर्ग में, तो वहां प्रसाद जी कह रहे हैं, तुम भूल चुके पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो यहाँ आप नारी चेतना की वो बात कर रहे हैं। बहुत आनंद आता है कि पुरुषत्व अहंकार को उन्होंने वहां चैलेंज किया है, लेकिन आप अगर दूसरी पंक्ति देखें तो वही कर्ता वाला भाव, अधिकार और अधिकारी। पुरुष अधिकारी है और स्त्री वहां पर भी अधिकार। तो कर्ता कौन है? पुरुष है। और जब कामायनी नारी चेतना का बड़ा महाकाव्य माना जाता है, पर कामायनी में जो श्रद्धा का रूप प्रसाद जी गढ़ रहे हैं वो वही आदर्शवादी रूप है जिसके आधार पर स्त्रियों का इतने वर्षों से शोषण हुआ। उन्हें त्याग की देवी होना चाहिए, उन्हें सहनशीलता की मूर्ति होना चाहिए। मनु जैसा भी व्यवहार करते हैं श्रद्धा के साथ, लेकिन श्रद्धा चूंकि वो श्रद्धा है, चूंकि वो स्त्री है, तो वो उस स्त्री का चिरंतन प्रतीक है जिस आदर्श को समाज ने हमेशा स्त्रियों को मानने के लिए विवश किया। तो सिमोन ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरह रखा कि कैसे स्त्रियों को इतने दबाव में समाज ने लिया, संस्कृति और नैतिकता के माध्यम से। संस्कृति का जो दबाव है वो स्त्रियों पर बहुत रहा। उनको जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया वो उनके आचरण में एक संस्कार बनाकर इस तरह से ढाल दिया गया है कि वो उससे बाहर नहीं आना चाहती। और आप इस चक्र को इस तरह समझिए कि यहाँ पर कोई भी पुरुष स्त्रियों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। इस लैंगिक असमानता ही इसके मूल में है और उसमें प्रश्न स्त्रियां ही स्त्रियों पर उठा रही हैं। ये ताना बाना इस तरीके से बुना गया है कि यदि उन संस्कारों का पालन नहीं किया जाता, यदि उन नैतिक उत्तरदायित्वों का पालन नहीं किया जाता, तो एक स्त्री ही दूसरी स्त्री पर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगाने लगती है। जैसे मैं बार बार अभी कामकाजी स्त्रियों की बात कर रही थी, तो उस पर मैं आती हूँ। आप देखिए कि आर्थिक रूप से स्त्रियां सबल हो रही हैं, काम करने जा रही हैं, पर उसमें से बड़ा प्रतिशत उन स्त्रियों का है जो घर में केवल पैसे कमाने वाली मशीन की तरह काम कर रही है। घर की आर्थिक शक्ति उससे बढ़ी है, लेकिन उस घर में महिला की शक्ति नहीं बढ़ी, क्योंकि जो सामाजिक निर्णय का अधिकार, जो राजनीतिक निर्णय का अधिकार, जो तर्क करने का अधिकार, बोलने की आजादी वो मांग रही थी, वो उसको तब भी ना घर में मिली और ना बाहर लेने दी जा रही। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्त्री कमाती है और वो सारा धन लाकर, अभी भी कर्ता पुरुष है, और वो सारा धन उसको दे देती है और स्वयं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए, कई घरों में तो उससे प्रश्न भी पूछा जाता है कि आपने ये कहाँ खर्च कर दिया, और घर के किसी भी आर्थिक मामले में उसका दखल नहीं होता। तो ना उसकी स्वतंत्रता बढ़ी,
कहने के लिए स्त्री, यदि हम गणना करें कि इतनी स्त्रियां आज कामकाजी हैं, तो पुरुष के साथ स्त्रियां समानता की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन उन आंकड़ों में हमें अंदर जाकर ये भी देखना होगा कि जो स्त्रियां आत्मनिर्भर हुई हैं, क्या वो वास्तव में आत्मनिर्भर हुई हैं, या वो अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को वहन करते हुए और उस बाहर की जिम्मेदारी को भी उठा रही हैं और घर की केवल आमदनी को बढ़ाने का एक साधन बन रही हैं। जरमाइनी ग्रियर ने अपनी पुस्तक में ये लिखा कि पिंजड़ा खोला गया लेकिन पंछी ने उड़ने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जो नई स्ट्रैटेजी बनाई गई थी उसमें स्त्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व कर दिया गया है। वो घर भी संभाल रही हैं, वहां भी उन्हें उत्तर देना है, अपने बच्चों के पालन पोषण में भी उन्हें उत्तर देना है, वहां भी वो उत्तरदायी हैं, घर की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी हैं। इतना मानसिक दबाव झेलती हुई स्त्री पुनः उन सामाजिक मानदंडों पर, यदि उसको वहां पर पुनः सामाजिक मानदंडों पर विचार करने की आवश्यकता है कि कितने मानसिक दबाव में वो काम कर रही है। एक बहुत ही रोचक उदाहरण मैं आपको दूंगी। अभी ब्रूट पर कुछ दिन पहले इंदिरा नुई का एक वीडियो आया था और इंदिरा नुई उसमें ये बता रही हैं अपने इंटरव्यू में कि जब वो पेप्सिको में वो काम करती हैं, उसकी सीईओ हैं, कि जिस दिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रेसिडेंट बनी और वो जब अपने घर भागी तो वो गैराज में ही खड़ी थी, तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम जाकर पहले दूध ले आओ। तो वो बहुत उत्साहित थी ये बताने के लिए कि मैं तो पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रेसिडेंट बन गई हूँ। लेकिन वो बोल पाती और इससे पहले ही उनकी माँ ने कहा कि नहीं ठीक है, तुम पहले जाके दूध ले आओ। तो उन्होंने कहा आपने मेरे पति से क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा वो थका हुआ है। तो वो पूछती है कि आपने नौकरों से क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा वो मैं भूल गई और कल की व्यवस्था नहीं है, तुम पहले दूध लेकर आओ फिर हम बात करेंगे। वो ले आती है और फिर गैरेज से ही चलते चलते वो अपनी माँ को बताती है कि मैंने जो है मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रेसिडेंट में बन गई हूँ। अब वहां पर उनकी माँ उनसे कहती है कि आज मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ कि तुम जो भी बन गई बाहर, तुम अपना वो क्राउन गैरेज में रख के आया करो, क्योंकि घर पे तुम केवल एक माँ हो, एक बहू हो, एक बेटी हो और एक पत्नी हो, और इसी उत्तरदायित्व को तुम्हें सबसे पहले निभाना है। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ वो वीडियो देखकर कि इंदिरा नुई, जो कि पूरी दुनिया की 100 सबसे सशक्त महिलाओं में गिनी जाती हैं, वो इस तरह की बात को बहुत गर्व के साथ कह रही थी। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि इस बात में इतना मनोवैज्ञानिक दबाव है। अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो समाज का और परिवार का जो उत्तरदायित्व है, जो इसकी भूमिकाएं परिवार में हमारे पालन पोषण से ही तय कर दी जाती हैं स्त्री और पुरुष की, उसे हमें समानता के साथ लेना होगा। तब प्रसादी जी जो समरसता शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वास्तविक समरसता तब आएगी। परिवार में पुरुषों को भी अपने उत्तरदायित्व को उतना ही समझने की जरूरत है जितना स्त्री के पास है, यदि वो घरेलू नहीं है पूरी तौर पर। और यदि वो पूरी तौर पर घरेलू है तो भी उसके उस कार्य को पूरी मान्यता देना। जैसे कि अब तो बहुत गणना भी की गई और ये देखा गया कि घरेलू काम जो औरतें करती हैं, यदि उसका पूरा उसका मूल्य आंका जाए तो लोगों की पूरी तनख्वाह उसमें निकल जाती है, बहुत अधिक उसका वेतन होता है। तो यदि आर्थिक रूप से वो नहीं कमा रही हैं, तब भी हमें ये देखना होगा कि क्या उनको उतना सम्मान मिल रहा है। तो प्रश्न यहाँ ये है कि लिंग के आधार पर क्या स्त्रियों की बुद्धि को पुरुषों से कम आंका जाए? शारीरिक रूप से दोनों में भिन्नता है, लेकिन बौद्धिक रूप से मानसिक क्षमता को देखते हुए उनके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। और व्यवहार की वास्तविकता ये है कि यदि हम देखें तो इसके दो रूप हैं। एक तो वो जो कामकाजी महिलाएं और बाहर निकलती हुई पढ़ने जाती हुई लड़कियां निरंतर झेलती हैं, व्यंग, चीटाकशी, ये सारी चीजें तो एक रूप है। लेकिन इसका एक बड़ा विकृत रूप भी है जो हिंसा के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें हम बलात्कार को रख सकते हैं, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और चाइल्ड अब्यूजिंग, इन सबको भी हम रख सकते हैं। इन सब के इन सब के मूल में भी यही लैंगिक असमानता है। यदि ये जो लैंगिक असमानता जो मूल बात है, इसको यदि हम नहीं समझेंगे तो हम उस चेतना का प्रसार नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रभा खेतान कहती है कि हमें चैलेंज करना है उन चीजों को जो सामाजिक आदर्श पहले से बनाकर रख दिए गए हैं। आप ये देखिए कि किसी भी क्षेत्र में स्त्रियां काम करती हैं तो उनके काम को कम करके आंका जाता है।
जैसे कबीर और तुलसी की जितनी समीक्षा लिखी गई उतनी मीरा की नहीं लिखी गई। सार्त्र और सिमोन दे बोवावार साथ साथ आए थे, लेकिन सार्त्र को जो पहचान मिली वो सिमोन को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं जब स्त्रियां काम करती हैं तब भी उनको वो सम्मान समाज नहीं देता है, वो प्रतिष्ठा जिसकी वो अधिकारी हैं। यहाँ तक कि हमारी बहुत सारी साहित्यिक मित्र जुड़ी होंगी और वो ये अनुभव करती होंगी कि यदि किसी सम्मेलन में एक महिला वक्तव्य देती है, उसको वो सम्मान नहीं दिया जाता है जो पुरुषों को प्राप्त होता है। पुरुष समीक्षकों को, पुरुष रचनाकारों को लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और स्त्रियों को वो ये कहकर हाशिए पर करते जाते हैं कि वो एक ही विषय पर लिखती है। तो वो विषय जो है जिनके आधार पर समीक्षा का, जिनके आधार पर मानकों का निर्धारण हो रहा है, वो किसने निर्धारित किए हैं? वो पुरुषों ने पहले से निर्धारित किए हैं। लेकिन जब स्त्रियां प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आएंगी तो वो नए आदर्शों की, नए मानदंडों की मांग करेंगी। और इसके साथ ही जब हम नए आदर्श गढ़ेंगे तब हम उनको, उनके कार्य का वो उनके कार्यों की समीक्षा कर पाएंगे, उनका वो वास्तविक अवदान हम समझ पाएंगे जो वो समाज को दे रही हैं। और इस इतना विस्तृत विषय है कि कल भी मेरी एक टॉक थी, मैं उसमें बोल रही थी तो मुझे 1 घंटा लगभग हो गया था विभाजी इसको समेटते समेटते। और मैं इस पर, हाँ, घरेलू हिंसा पर मैं अपनी बात कर रही थी, जो शायद बीच में थोड़ा व्यवधान आने से मैं छूट गई। घरेलू हिंसा पर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घरेलू हिंसा, यौन हिंसा जो स्त्रियों के साथ होती है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व में औरतों के प्रति जो हिंसा होती है और उसका जो लैंगिक रूप से जो उनको समानता का दर्जा नहीं मिला है, हमारे भारत में तो इसके लिए बहुत सारे कानून हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ग्लोरिया ने बताया कि वो भी एक नारीवादी चिंतक है, कि अमेरिका में तो इस तरह का कोई सशक्त कानून ही नहीं है। स्त्रियां अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा, अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के लिए स्वयं ही लड़ती हैं। वहां पर तो जैसे हमारे यहाँ अब विशेष रूप से ध्यान देकर कि स्त्रियों पर संतानों की जिम्मेदारी होती है, अवकाश दिया जाता है सीसीएल के रूप में, लेकिन वहां इस तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो चुनौती है ये पूरी दुनिया की है और पूरी दुनिया की महिलाओं को इसे एक प्रकार से समझना होगा। और जब हम इस चुनौती को समझते हैं तो हम जो परस्पर और आधारों पर जो भिन्नता अनुभव करते हैं, नस्ल के आधार पर, और हम जो भिन्नता अनुभव करते हैं जाति के आधार पर, उसको हमें भूलना होगा। हर नारी को, प्रत्येक नारी के संवेदना को, प्रत्येक नारी के समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा और समझना होगा। और जो एक प्रवृत्ति हमने बना ली है आदर्शीकरण की नारी के, और उसके साथ जो हम टिप्पणियां करते हैं, उससे हमें बचना होगा। यदि देखिए, जैसे मैं एक बहुत बड़ी बात और मेरे मस्तिष्क में एक दिन आ रही थी। अभी ऑस्ट्रेलिया और उसका भारत का एक मैच हुआ था, तो वहां पर जब मैदान में किसी ने नस्ल भेदी टिप्पणी की तो वो मैच उस समय बिल्कुल रुक गया और खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं खेलना है, क्योंकि यहाँ पर नस्ल भेदी टिप्पणी हो रही है। नस्ल भेदी टिप्पणी को पूरा संसार देखिए कितनी गंभीरता से लेता है, लेकिन स्त्रियों पर तो इस तरह की टिप्पणियां, जो लिंग भेदी टिप्पणियां हैं, वो निरंतर होती हैं। आप किसी पार्टी में जाइए, आप अपने कार्यस्थल पे होइए, आप किसी सार्वजनिक स्थान पर होइए, यहाँ तक कि आप जब घर पर भी होते हैं तो भी यदि आप बहुत तर्कपूर्ण विचार कहीं रख रहे हैं तो उसका बहुत स्वागत नहीं होता। और कई बार कह दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर कहाँ अकल है, औरतों में क्या अकल होती है, या तुम्हें क्या आवश्यकता है इतना अधिक बोलने की। तो हम, या इस तरह की, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो देखो लड़की चला रही है और ये तो आज सबको कुचल जाएगी, और भाई बचकर चलो। और इस तरह की जो लिंग भेदी टिप्पणियां, यहाँ तक कि लोग कई बार स्त्रियों के मेकअप पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं। यदि कहीं आप पार्टी में हैं और आपने तो वहां पुरुष आपके बगल से कहते हुए निकलेंगे, अगर वर्षा हो रही है या धूप है, आप चिंतित होइए, आपका मेकअप उधर जाए। और ये हमारी पूरी चेतना को उस समय हिला देता है, हमारे वजूद को हिला देता है। क्यों? क्योंकि ये उस देहवादी संस्कृति से हमको जोड़ता है जिसमें स्त्रियों को केवल देह के रूप में देखा जा रहा है। तो मुद्दा ये है कि नस्ल भेदी टिप्पणियों को इतनी गंभीरता से लिया गया, जाति विरोधी टिप्पणियों को जातिगत टिप्पणियों को इतनी गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन समाज लिंग भेदी टिप्पणियों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता।
तो स्त्रियों की समस्याओं को, स्त्रियों के प्रश्नों को अभी समाज, हमें सतही तौर पर लगता है बहुत सारे कानून बन गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव उन पर अब भी कम नहीं हुआ है। पुरुष और स्त्री का जो भेद है, उसके कारण वो जो अपने दिन जो सुबह से शुरू होकर रात्रि पर समाप्त होता है, उस पूरे दिन में वो बहुत सारी ऐसी चीजों को अपने ऊपर मानसिक दबाव के रूप में अनुभव करती है, जिसका कारण ये लिंगजनक असमानता है। और यदि हम ये चाहते हैं कि इस असमानता को, यदि हम चाहते हैं कि ये लैंगिक असमानता है, इसको दूर किया जाए, तो इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो परिवार का है। ये परिवार से शुरू होता है। जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो हमें उन्हें ये सिखाना होगा, ये बताना होगा कि अगर पुत्र और पुत्री में का जब हम लालन पालन करते हैं, तो हमें ये लैंगिक असमानता का संस्कार हमें उन्हें नहीं देना है। हमें उन्हें एक ऐसा संस्कार देना है कि जब वो जो समाज वो निर्मित करने जा रहे हैं, वहां पर ये असमानता जनक टिप्पणियां या समानता जनक व्यवहार उनके प्रकृति में बिल्कुल संस्कार के रूप में स्थापित न हो जाए। लड़का स्वयं को लड़की से उच्च ना समझे, जो पुत्र है वो पुत्री से स्वयं को श्रेष्ठ ना समझे, दोनों समान रूप से दोनों के अंदर आत्मविश्वास हो। जितने आत्मविश्वास के साथ हम पुत्र को बड़ा करते हैं, उतने ही आत्मविश्वास के साथ हमें पुत्री को बड़ा करना है। अपने आसपास जब हम देखते हैं कि हमारे घर के जो औरतें हैं या हम हैं, आपस में पुरुष हैं, जब किसी स्त्री पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो हमें वहां पर उसको रोकना है, क्योंकि हमें ये समझना है कि यदि एक स्त्री पर भी टिप्पणी की जाती है, तो मानो वो सारे स्त्री समाज पर टिप्पणी की जाती है, और हमें वहां उनको रोकना है। हमें वहां एक फुल स्टॉप लगाना है कि नहीं, आपको ये नहीं कहना है, ये गलत है। या किसी के कपड़ों पर, किसी की चाल ढाल पर, किसी के रूप व्यक्तित्व पर हमें इस तरह के तंज नहीं कसने हैं जो कि हृदय को व्यथित करे। तो इस तरह की चीजों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, शिक्षा स्त्रियां पा रही हैं, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ एक चेतना उनके भीतर आने, एक आत्मविश्वास कि वो स्त्री हैं, तो कोई ये अपने आप में एक बहुत सुखद एहसास है, और उनके भीतर ये आत्मविश्वास की स्त्री होने के कारण समाज उनसे किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं छीनेगा, कोई साधन नहीं छीनेगा। इस तरह का विश्वास उनके भीतर जगाने की आवश्यकता है। जितना आत्मविश्वास स्त्री का बढ़ेगा, जितनी वो अपने आप को ये सुरक्षित महसूस करती जाएगी कि मेरे साथ अवसरों को लेकर, मेरे साथ व्यवहार को लेकर, मेरे साथ आर्थिक संसाधनों को दिए जाने को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। जब वो ये आश्वस्त होगी कि यदि मैं अपने कार्यस्थल पर जाऊंगी, तो मेरे साथ एक पुरुष से अलग व्यवहार नहीं होगा, जितना उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी इस खाई को पाटने में हम समर्थ होंगे। हाँ, ये बात तो सही है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेजी से नहीं होती है, इसमें वर्षों लगते हैं। लेकिन चूंकि स्त्रियों ने यहाँ तक का सफर तय किया है, यहाँ तक कि बहुत समय तक तो अदालतें भी इस बात को, न्यायालय नहीं समझता था कि स्त्री की देह पर उसका ही अधिकार होना चाहिए। बहुत आधुनिक समय आने तक इन निर्णयों को परिवर्तित किया गया और ये समझा गया कि यदि किसी से शारीरिक संबंध बनाना है, तो वहां स्त्री की भी इच्छा महत्व रखती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समाज धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहा है, पर उसकी गति बहुत तेज नहीं है। और ये गति तभी तेज होगी स्त्रियों की शिक्षा में, यदि हम इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह उनको पढ़ाएं और समझाएं। यदि छात्राओं को ये लैंगिक असमानता क्या होती है, इसके क्या मुद्दे हैं, क्या प्रश्न हैं और क्या समाधान है, इसको हम यदि उन्हें समझाएंगे, तो हम बेहतर उनको शिक्षित कर पाएंगे और आत्मविश्वासी बना पाएंगे। आत्मविश्वास सबसे बड़ा कारण होता है जो स्त्री को बहुत हीन बना देता है, क्योंकि परिवार में भी उसके चिंतन, उसकी सोच को लेकर उसको बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं किया जाता। आप देखिए, जब हम अपनी छात्राओं से बात करते हैं महाविद्यालय में भी, तो ये बताती हैं वो कि भाई हमारे घर में किसी भी बात पर अपने विचार दे सकता है, पर जब मैडम हमसे कहा, हम कुछ बोलते हैं तो हमसे कहा जाता है आप शांत रहिए, आप लड़की हैं, आप नहीं बोल सकती। तो उनको बोलने की स्वतंत्रता, उनकी अभिव्यक्तियों का स्वागत करने की आवश्यकता है, उनको सुने जाने की आवश्यकता है।
एक लड़की जब बड़ी होती है तो मासिक धर्म शुरू होने से ही वो एक बड़े मानसिक दबाव में आ जाती है। और हमारी कुछ परंपराएं ऐसी रही जिसने उसमें उनको सबसे ज्यादा हीनता का अनुभव कराया। तो जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, जितनी भी छात्राएं मुझे सुन रही हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि उसमें एक स्त्री दूसरी स्त्री का सहयोग करे। ये प्राकृतिक है। उसको वहां पर ही इतनी हीनता आ जाती है कि वो अपने स्त्री जीवन को लांछित अनुभव करने लगती है। तो वहां पर भी एक आत्मविश्वास दिलाने की जरूरत है। और जिनकी पुत्रियां हैं उनको उस समय अपनी पुत्रियों को उस मानसिक दबाव से, उस मनोवैज्ञानिक दबाव से निकालने की जरूरत है। उनको बहुत अधिक उस समय हमें उनका उत्साहवर्धन करना है, उनका सपोर्ट करना है, उनको ये बताना है कि ये चीजें कुछ बुरी नहीं और इसके कारण स्त्री होना बुरा नहीं। तो जब हम स्त्रियों को ये आत्मविश्वास दे पाएंगे कि स्त्री होना पुरुष से हीनतर नहीं है, उनको भी समाज में पूरा अधिकार है, स्वाभिमान से जीने के लिए उनकी चेतना को जब हम जागृत कर पाएंगे, तभी हम इस लैंगिक असमानता को समाज से दूर कर पाने में संभव होंगे। कितना समय है विभा जी? समय बहुत है डॉक्टर गुज्जर, और आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मेरा तो मन करता है कि सुनती ही रहूं। और जब आप बोल रही थी तो मुझे सुमन राजे की पुस्तक याद आई, जिसमें हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में उन्होंने किस तरह से बताया है कि हिंदी के साहित्य के इतिहासकारों ने किस तरह से महिला साहित्यकारों को परिधि पर ढकेल दिया और केंद्र में सिर्फ पुरुष साहित्यकारों को स्थान दिया। और आज तक छात्रों को उन महिला साहित्यकारों के बारे में नहीं पता है। बहुत सारे प्रसंग हैं और मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि बिना पूछे आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और आपका वक्तव्य अभी आगे जारी होगा। पर बीच में एक सवाल लेना चाहती हूँ कि हाँ, किसी ऑफिस में महिला का बॉस होना और पुरुषों का सबऑर्डिनेट होना आज भी समाज में स्वीकृत नहीं हो पाया है, या किसी भी परिवार में महिला का आर्थिक रूप से पुरुष की अपेक्षा अधिक मजबूत होना, तभी अभिमान जैसी फिल्में आती हैं। यदि स्त्री का करियर ऊंचा जाता है तो समाज और पुरुष दोनों ही हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और बड़े गर्व से कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखो जी, हमारी मैडम है ऐसी तो वैसी, हम अपनी कमाई खाते हैं। और इस चीज को समाज में बहुत प्रमोट किया जाता है कि भाई बीबी की कमाई खा रहा है। ये इस तरह की जो सोच है, या भाई को स्कॉलरशिप मिले तो वो बहन का खर्चा उठा लेता है, बहन को स्कॉलरशिप मिले और वो भाई का खर्चा उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तो माता पिता कहते हैं कि अपना पैसा अपने पास रख। तो इन बिंदुओं को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। और मेरे पास तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें बहुतों के उत्तर तो आपने अनायास ही दे दिए, पर अभी भी कुछ प्रश्न। बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ये वही संस्कारों से, जिस लैंगिक असमानता के संस्कार के साथ हम बड़ा कर रहे हैं पुरुष और स्त्री को। देखिए, स्त्री के मानसिक दबाव की बात यहाँ हुई, लेकिन वास्तविकता ये है कि पुरुष पर भी आर्थिक रूप से सबल होने का और किसी के ऊपर निर्भर ना होने का बड़ा एक दबाव रखकर हम पुत्रों को भी बड़ा करते हैं। तो जब वो उसके साथ बड़े होते हैं और अगर वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, और क्योंकि उनको तो ये पता है कि स्त्री का लालन पालन उनको ही करना होगा और वो करता होंगे, तो यदि उनको ऐसी पत्नी मिल जाती है जो उनसे ज्यादा आर्थिक रूप से सबल है या उनकी बॉस है, तो उनका जो अहम बना दिया गया, जो मानसिक रूप से उनके दिमाग में चीज बैठा दी गई है, वहां पर वो बड़ा आहत अनुभव करते हैं। और ये जो मानसिक दबाव है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पुरुष और स्त्री पर समान रूप से उस समय आ जाता है, क्योंकि स्त्री को इस आहत, जो उनका अहम आहत हुआ है, यदि ऑफिस है या घर है, तो उसके कारण जो पुरुष की नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, तो स्त्री को जब वो झेलनी पड़ती है तो वो भी मानसिक दबाव में आ जाती है। और पुरुष इसलिए मानसिक दबाव में होता है, बाहर से तो अपने अहम के कारण अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि वो भी मानसिक दबाव में होता है, तो वो उस घुटन के कारण वो भी एक बेचैनी अनुभव करता है और परिवार में समरसता बिल्कुल नहीं आ पाती। और कई बार तो पुरुष इन स्थितियों में आक्रामक हो जाते हैं। आप घरेलू हिंसा के बहुत सारे अगर केसेस देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि वो वही हैं ज्यादातर जहां स्त्री, कई बार महानगरों में जो है घरेलू हिंसा के जो मध्यम वर्ग में जितने भी केस आते हैं, उसमें से उनका प्रतिशत ज्यादा है जहां स्त्रियां ज्यादा अच्छा कमा रही हैं, क्योंकि वहां पुरुष को लगता है कि हमें नीचा दिखाना चाहती है। क्योंकि एक
पुरुष से स्त्री को सेकेंडरी रहना है, जो द अदर है उसको एक सबॉर्डिनेट रहना है, ये वाली जो बात दिमाग में स्त्री और पुरुष दोनों के बैठा दी गई है, समाज अब उस आदर्श को बदलने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार ही नहीं हो रहा है। और यही प्रभा खेतान ने बहुत अच्छी तरह अपनी किताब, उनकी एक नई पुस्तक आई थी बाजार के बीच, कुछ नाम मैं भूल रही हूँ, तो वहां उन्होंने बताया कि बाजारीकरण में अब जो नए हमने जो पुराने अपने आदर्श स्थापित कर लिए थे, उनसे हमें सवाल पूछने हैं कि वो आदर्श किन आधारों पर बनाए गए थे, और अब जबकि स्त्री बराबरी का स्थान चाहती है तो क्या समाज उन आदर्शों को बदलने के लिए तैयार है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मानसिकता के साथ यदि जो अपने पुत्रों पुत्री को बड़ा कर रहे हैं वहां दिक्कत है। हमें दोनों संभावनाओं को रखकर अपने पुत्र और पुत्रियों का लालन पालन करना चाहिए। हमें उसे सिखाना चाहिए कि आर्थिक रूप से कोई भी कितना भी सबल हो, जैसे जीवन दोनों के संतुलन से चलता है, जैसे हमें पुरुषों को, क्योंकि पुत्रों को ये भी सिखाना है कि परिवार का दायित्व अब उनका भी है। यदि आगे वो एक किसी कामकाजी स्त्री से विवाह करते हैं तो यदि दोनों के बीच संतुलन बिगड़ता है तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिर हम कहते हैं परिवार टूट रहा है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं स्त्रियां ज्यादा पढ़ गई, नौकरी करने लगी, इसलिए परिवार टूट रहा है। तो आप यूं कह सकते हैं कि क्योंकि स्त्रियां तर्क करने लगी हैं, स्त्रियां प्रश्न पूछने लगी हैं, स्त्रियां अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं, इसलिए परिवार टूट रहा है। तो यदि हम दोनों को ये सिखाएं कि संतुलन से जीवन चलता है, तो यहाँ पर केवल शारीरिक अंतर है, बौद्धिक और मानसिक रूप से स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है, तो ये समस्याएं धीरे धीरे स्वतः कम होने लगी। और मैंने देखा है कुछ नए परिवारों को इस पर प्रयोग करते हुए। मैंने देखा है ऐसी माओं को भी जिनका एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो जरूरी नहीं है कि कोई काम है तो वो हमेशा पुत्री को ही उठाएं। वो अपने पुत्र से भी कहती है कि यदि इस समय बहन पढ़ रही है तो तुम थोड़ा सा उठो, तुम्हें भी अपने काम को करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है जब पुरुषों के सारे काम स्त्रियां करती थी और वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रहते थे। म्यूट है आप एबा जी। हाँ। डॉक्टर गुंजन, हमारा समाज बहुत सारे स्टीरियोटाइप प्रचलन में जीता है, और बच्चों को थोड़ा बड़ा होते ही यदि वो मेल चाइल्ड है तो उसको रोने पे कहा जाता है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम लड़की हो कि तुम रो रहे हो, और इस तरह से उसको इतना दबाव दे दिया जाता है कि बहुत बार वो दिल के मरीज हो जाते हैं इस दबाव में कि वो रो नहीं सकते हैं। इन स्टीरियोटाइप, या फिर लड़का है तो ये गुलाबी रंग का ड्रेस नहीं पहनेगा, कोई अतिथि आएंगे महाविद्यालय में, कोई करेगी। मैं सिर्फ एक बात आपको रोककर कहना चाहती हूँ, जो गुलाबी रंग वाली आपने बात की, मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ यहाँ पर, कि अगर आप अपनी संस्कृति देखें पुरानी, तो हमारे यहाँ पुरुष और स्त्रियां सारे रंग पहनते थे बहुत शुरू से, और ये जो गुलाबी और नीला रंग है, जो बारबी और बेन 10 है, ये वाला अंतर अमेरिका की संस्कृति से आया और ये पूंजीवादी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मिथिलांचल में आज भी पुरुषों की धोती गुलाबी रंग में रंगी जाती है, लेकिन समाज ने ऐसा सेटअप किया कि मेल चाइल्ड पिंक कलर नहीं पहनेगा। कोई कॉलेज में अतिथि आएंगे तो कोई सुंदर सी छात्रा पतली सी गमला लेकर उनका वेलकम करेगी, कोई दाढ़ी वाला छात्र नहीं करेगा। इन स्टीरियोटाइप से हम नई पीढ़ी को कैसे बाहर निकालें, कैसे हम उनको इन सारी धारणाओं से मुक्त करें? मुझे ऐसा लगता है कि ये लैंगिक समानता का जो मुद्दा है, इसको एक प्रश्न पत्र बनाकर, जैसे हम बहुत सारे सामान्य विषय अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाना जरूरी समझते हैं, उसके अंतर्गत इसका एक प्रश्न पत्र भी छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाना चाहिए। और हमें अपने समाज के लिए ये भी तैयारी करनी पड़ेगी कि आगे जो शिक्षक शिक्षिकाएं आ रहे हैं, जो शिक्षित माता पिता हैं, वो भी इन पूर्वग्रहों से अपने बच्चों को बचाएं, तब हम इससे उनको आजादी दिला सकते हैं। क्योंकि किसी रंग विशेष का किसी लिंग से जोड़ देना, कार्य विशेष का लिंग से जोड़ देना, तो ये इस तरह के संस्कार हैं कि यदि ये इसी तरह चलते रहे तो समाज को आप लैंगिक असमानता के दंश से मुक्त नहीं कर पाएंगे, और तकलीफ उसमें दोनों ओर है। डॉक्टर गुंजन, एक बहुत अच्छा सवाल आया है और उसको मुझे जरूर लेना चाहिए। सवाल है कि लिव इन रिलेशनशिप से कोई सकारात्मक परिवर्तन संभव है क्या?
लिव इन रिलेशनशिप एक आधुनिक रूप में हमारे सामने एक रिश्ते का एक नया रूप निकल कर आया है, पर उसमें लैंगिक समानता के प्रश्न का समाधान है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि एक तो उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती, और सबसे बड़ा उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो लिव इन में होने वाले बच्चों को। और यदि लिव इन का बारीकी से आप अध्ययन करें तो आप ये देखेंगे कि कुछ लोग साथ रहते हैं और वो इसको सहज मानते हैं कि हम अलग हो जाएंगे, लेकिन मानव का ये स्वभाव नहीं है। कुछ समय साथ रहने के बाद जो वो अलग होना होता है वो भी व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है। मानसिक अवसाद के जो घटनाएं हैं, जो केसेस हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो इसमें लैंगिक समानता के प्रश्न का उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल है। बजाय इसके यदि हम संस्कारों पर और शिक्षा में इसको लाने पर ध्यान दें और हम अपने पूर्वग्रहों से बचने का प्रयास करें तो एक विवाह अधिक सफल हो सकता है। लैंगिक समानता के उस पर अगर हम निकष पर कसें तो एक विवाह ज्यादा अच्छी रीति है, क्योंकि उसमें फिर यदि माता और पिता के अंदर ये संतुलन है तो बच्चे वहां वही संतुलन सीखेंगे। यदि वो देखते हैं कि मेरी माँ थकी हुई ऑफिस से आई है और अगर मेरे पिताजी उनको चाय दे रहे हैं तो पुत्र और पुत्री वही सीखेंगे। और यदि वो देखते हैं, मान लीजिए मेरी माँ बहुत बड़ी वैज्ञानिक है, बहुत बड़ी लेखिका है और उसको कुछ समय अपने लिए चाहिए और हमारे परिवार की व्यवस्था ऐसी है कि वो अपनी प्रतिभा का उन्मेष कर सके, इसके लिए उसको सुविधाएं मेरे पिताजी भी दे रहे हैं और इसके लिए उसको कोई ताना नहीं सुनना पड़ता, उस पर कोई मानसिक दबाव नहीं रहता, तो बच्चे निश्चित रूप से उस चीज को ग्रहण करेंगे और आगे हमारे लिए वैसा ही समाज निर्मित करेंगे। पर लिव इन में इस व्यवस्था का समाधान निकल पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। गुंजन जी, एक और लैंगिक असमानता समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त है और धारणा है कि प्रेम प्रस्ताव हमेशा पुरुष ही रखेगा, और इस दबाव में बहुत सारे प्रेम संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि लड़की इंतजार करती है कि लड़का कहेगा और लड़का सोचता है कि मैं आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हूँ। और बहुत बार ऐसे भी प्रेम संबंध होते हैं जहाँ लड़की तो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाती है, लड़का नहीं हो पाता है, और इस इंतजार में कि लड़का को ही प्रेम संबंध के लिए प्रस्ताव रखना है या विवाह का प्रस्ताव रखना है, तो प्रेम संबंध बन नहीं पाता है, या कहिए कि बनने से पहले मुरझा जाता है। तो हम इस बदलाव को कैसे समाज में लाएं कि लड़की भी प्रेम प्रस्ताव या विवाह का प्रस्ताव रख सकती है? लड़कियों को हमें थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा खुलापन उनको भी देना पड़ेगा। लड़कियों को तो हमने पहले ही इतना बांध रखा है कि यदि कोई लड़की प्रेम प्रस्ताव रख भी दे तो मैंने जो आपसे कहा था कि एक सांस्कृतिक और नैतिक दबाव जिसके बड़े सारे हथियार हैं। देखिए, आप बहुत मजेदार बात एक थी, मैं बोलना भूल गई, मैं अभी चर्चा करूंगी, पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। तो ये जो सांस्कृतिक और नैतिक दबाव हमने रख रखा है, यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसके साथ की जो उसकी सहपाठी जन है या उसकी सहकर्मी जन है वही उसके चरित्र पर आक्षेप लगाती है। तो स्त्रियों को पहले हम चारित्रिक दृढ़ता की इस दबाव से, ये मैं नहीं कह रही कि उनके चरित्र को आप खुलापन दे दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, ये उनके अपने विवेक पर हमें उनको देना पड़ेगा निर्णय, हमें उनको उनके विवेक पर छोड़ना पड़ेगा। उनको समाज में जीने के लिए थोड़ा स्पेस, थोड़ी जगह देनी पड़ेगी, जिससे यदि वो आर्थिक रूप से सबल हैं या वो किसी को पसंद करती हैं तो वो साहस कर सके कि वो उससे कह सके और इसमें उनके ऊपर कोई चारित्रिक लांछन नहीं लगाया जाएगा। तो थोड़े से खुलेपन की मांग तो समय कर रहा है। डॉक्टर गुंजन, एक और प्रश्न आया है दर्शकों के बीच से और मुझे लगता है कि इसको लेने के बाद हम लोग कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। प्रश्न है कि लिंग भेद पर बात हो रही है और लिव इन रिलेशनशिप पर हम अभी भी इतने स्टीरियोटाइप से सोच रहे हैं, तो क्या हमें इस स्टीरियोटाइप से बाहर नहीं आना चाहिए? हाँ, आप इसको अगर पूर्वग्रह कह रहे हैं तो मैंने यही कहा था कि मुझे संदेह है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई रिश्ता कुछ समय चलने के बाद, देखिए एक उम्र के बाद जो है सबकी शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती है। विवाह हमें एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें हम अपने पूर्ण यौवन में आनंद उसका लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें एक साथ की जरूरत होती है। और विवाह आप देखिए निश्चित रूप से उस समय ही फलित होता है। आप साधारण रूप से अगर विवाहों को देखें तो मुझे लगता है 15-20 साल तो दोनों के आपस में थोड़े मनभेदों के साथ निकलते जाते हैं और विवाह का वास्तविक आनंद आपको उसी समय आता है जब उम्र थोड़ी ढलने लगती है, क्योंकि उस समय एक दूसरे के सहारे की बहुत जरूरत होती है।
और उसका क्या करेंगे जो दो लोगों के संबंध से हमने जिस संतान को जन्म दिया है। माता पिता के अलग होने से उन संतानों पर मनोवैज्ञानिक रूप से कितना दबाव पड़ता है। आप कितना भी आधुनिक उसको अपना लीजिए, मेरा लिव इन से कोई विशेष वैसा पूर्वग्रह ग्रसित विरोध नहीं है, लेकिन यदि उसका परिणाम आप संतानों पर देखिए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हम संतान पर अच्छा प्रभाव देख पाते। मनुष्य पर से मनुष्य का विश्वास उठ जाता है, वो मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहता, और यही संस्कार संतान को जाता है जब वो आगे बड़े होते हैं और किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो उन पर उनके भीतर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो किसी का केवल उपभोग कर उसको छोड़ देने की जो मानसिकता सी बनती जाती है वो समाज को कहाँ ले जाएगी, ये मेरा भी एक प्रश्न है। फिर यहाँ पर लिव इन के जो समझते हैं कि लिव इन पर किसी पूर्व ग्रह से ग्रसित होकर हम बात कर रहे हैं। एक बात बस विभा जी बहुत जल्दी कहना चाहूंगी कि देखिए, लैंगिक असमानता का प्रश्न ऐसा नहीं है कि शुरू से उठाया नहीं जाता था। क्या शकुंतला ने दुष्यंत की भत्सना नहीं की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम मत पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो उन्होंने अपने नायक का परिमार्जन कर दिया है। आप महाभारत में इस प्रसंग को पढ़िए। शकुंतला भत्सना करती है दुष्यंत की उसी राजसभा में और कहती है कि तुम्हारे अंश को मैं भीतर लेकर आई थी, तुम्हारे लिए एक माता के समान मैं पूजनीय थी क्योंकि तुम्हारी संतान को मैं जन्म दूंगी, और तुमने आज मेरा अनादर कर मुझे राजसभा से निकाल दिया। कहाँ क्या वहां पे लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं उठाता? द्रौपदी ने जब पूरी राजसभा को अपने अपमान पर खरी खोटी सुनाई, तर्क किया वहां पर खड़े होकर, क्या अपने अधिकार की मांग की, तो क्या वहां ये प्रश्न नहीं उठाता? तो ऐसा नहीं है कि नारी इस प्रश्न को उठाती नहीं जा रही, ये कोई आधुनिक मांग है। देखिए, लिव इन को इसलिए इससे जोड़ा जा रहा है क्योंकि इसको एक आधुनिक मांग समझा जा रहा है, जबकि ये समाज की जरूरत है। लिव इन समाज की जरूरत है, ऐसा कहने में मैं मतलब संदेह रखती हूँ। मैं इस पर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कोई बहुत ज्यादा अध्ययन इस पर नहीं किया, तो बहुत ज्यादा बातें इस पर मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि लैंगिक समानता समाज की मांग है। और देखिए आप, यही तो कूटनीति है सारी, कि जब भी स्त्रियां अपने अधिकारों की मांग करती हैं तो छोटे कपड़े, फैशन, लिव इन रिलेशनशिप, इन सारी बातों को कहकर और फिर असमानता के प्रश्न को हाशिए पर धकेल दिया जाता है और इन प्रश्नों को मुद्दा बना दिया जाता है। संस्कृति की जब वो बात करती हैं, आप एक बात देखिए कि संस्कृति की बात जब होती है तो क्या भाषा की बात नहीं होनी चाहिए? क्या भाषा के बिना आप किसी संस्कृति को बचा सकते हैं? लेकिन नहीं, जब संस्कृति की बात होती है तो भाषा की बात मेरे पुरातन पंथी मित्र नहीं करते, मेरे आधुनिक मित्र नहीं करते, लेकिन वो लड़कियों के छोटे कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं और फिर विषय को विपथ कर देते हैं, मार्ग से हटा देते हैं। तो यहाँ हमें इस भ्रम में नहीं पड़ने की जरूरत है। जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो हम जिस लैंगिक समानता से, जिस समान अधिकार, समान अवसर की बात कर रहे हैं, वहां हमें इसको केंद्रित करना है। विवाह और लिव इन एक अलग प्रश्न है, क्योंकि वो एक अलग प्रथा को, एक अलग जैसे विवाह एक संस्था है तो लिव इन एक अलग रीति को जन्म दे रहा है, तो उस पर हमें अलग से चर्चा करनी चाहिए। लैंगिक समानता को इससे जोड़ने से हम अपने मुद्दे से भटकते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में गंधर्व विवाह स्वीकृत रहा है और मुझे लगता है कि गंधर्व विवाह की तुलना हम लिव इन रिलेशनशिप से कर सकते हैं। और यदि आपका बंटी को देखें तो वहाँ जो बच्चे की पीड़ा है, उसमें बच्चे के माता पिता का विवाह टूटा था, वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत से पक्ष हैं, विपक्ष हैं, विविध आयाम हैं और हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी। डॉक्टर गुंजन, आज आप बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आई और अपना वक्तव्य रखा, हमारे प्रश्नों का जवाब दिया और बहुत सारी जो हमारे मन में शंकाएं थी उनका समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी सभी बड़ी बिंदियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत आभार।